हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट शुरू किया हुआ है, और इसके वो हम लोगों ने बहुत सारे मतलब प्रो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कुछ देखे हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, वाई, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। मैंने आपको रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल दिया था, याद है? ऐश्वर्या आई तो ऐसा, जो एक बुलेट आप फुट फुट कर लेके रहे थे सत्तू मैकेनिक के पास, आपने इसको लेके गए थे। समझ में आ रहा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वगैरह वगैरह, ये सब आपने किया था। मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था। ठीक है। तो ये इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स है। आप इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो, कुछ पॉइंट्स अब आपको आगे पढ़ने हैं। ठीक है। तो लेट मी चेक, आवाज आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? सब कुछ ठीक है? मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक ही है। बाकी फिलहाल बाद में पता चलता है कि आवाज ही नहीं आ रही थी। सर, आप पूरा बोल दिए और हम लोग को आवाज ही नहीं आ रही थी। क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा ही दर्द है ये, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। क्या शायरी बोला है मैंने। सर, गाना है। चलो आ जाओ। ठीक है। इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, हम लोग को असेट्स का इम्पेयरमेंट करना होगा। कोई भी असेट्स हमारी हमारी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपने बुक्स में उसको 1,000 की दिखा दो, 1,000 करोड़ की दिखा दो, अगर उसकी वैल्यू केवल 1 करोड़ है तो आप इसका इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। आप जानबूझ के डेलिबरेटली आप अपने बुक्स में किसी भी असेट्स की वैल्यू को बढ़ा के नहीं दिखा सकते। विलफुल इंटेंशन आपका क्या होगा? आप अपनी बुक्स को, नेटवर्थ को आप बढ़ाना चाहते हो, आप उसकी वैल्यू को बढ़ा के दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कहता है कि लॉसेस की प्रोविजन पहले करो, प्रॉफिट को तो छोड़ ही दो। तो आप अननेसेसरी अपनी बुक्स में आप असेट्स की वैल्यू को ज्यादा नहीं दिखा सकते, नेटवर्थ ज्यादा नहीं दिखा सकते, ओवर पोजीशन आप नहीं दिखा सकते। जो जितनी औकात है आपको दिखानी पड़ेगी। तो फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, इसमें अपने को दो चीज पढ़ना है। पहला कि कॉस्ट, मतलब कि ये असेट्स की वैल्यू बुक्स की वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो हम उसका इम्पेयरमेंट करेंगे। और इम्पेयरमेंट कब करेंगे? कब करेंगे मतलब उसका हमें इंडिकेशन कब पता चलेगा, कब हमें लगेगा कि हाँ भाई अब इसका इम्पेयरमेंट करना है? तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपको हर साल असेट्स का टेस्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये इंडिकेशन कैसे होता है? कुछ इंटरनल इंडिकेशन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेशन है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़े थे उसमें। तो अब आ जाओ, हम लोगों ने फेयर वैल्यू भी छोड़ा था कि फेयर वैल्यू क्या होता है सर। फेयर वैल्यू होता है कि ये वो वैल्यू होती है जो कि प्राइस टू सेल एंड असेट्स, मतलब जिस जिस वैल्यू पे आप डिसाइड करते हो कि भाई इतने पे मैं बेचूंगा। और ट्रांसफर लायबिलिटी, जैसे ट्रांसफर लायबिलिटी का सीन ये है कि भाई किसी बिजनेस फर्म को आपको एक्वायर करना है, उस पे अगर, जैसे बिजनेस फर्म छोड़ दो, छोटा सा एग्जांपल सोचो, जैसे मान लो कि आपकी बुलेट है। बुलेट आपने डिसाइड किया कि भाई 1 लाख की मैं ये अभी 6 महीने चला है, 1 लाख की मैं बेच दे रहा हूँ। ठीक है। अब उस 1 लाख पे आपने 10,000 का चालान भी करा के रखा है, तो भाई 10,000 का जो चालान है वो भी तो लायबिलिटी हुआ है ना, वो भी तो आप उसको पास कर रहे हो। वो बुलेट का पैसा आपको 1 लाख ही दे रहा है, लेकिन 10,000 वो भी तो दे रहा है, तो डेट इज 1,10,000 फॉर योर प्राइस। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए ट्रांसफर लायबिलिटी यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है। कॉस्ट टू सेल का मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ असेट्स। मतलब आपको जो डायरेक्टली कॉस्ट लगेगा उसको बेचने के लिए, जैसे एज एग्जांपल ब्रोकरेज, आपको अगर किसी ने इसको सेल करवाया है, जैसे आज जब आपको बताओ कि मैकेनिक्स बहुत ज्यादा ये सब काम करते हैं, वो आपका प्राइस मतलब उतना कमीशन लेके वो कम कर देते हैं। और भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में, इंटरप्राइजेस में, बिजनेस में कमीशन हो गया, और
बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे वो असेट्स को रेडी करने के लिए आपको अगर आपको सेल करना है तो उसको प्रॉपर रेडी करना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं, मतलब यूपी में तो बहुत चलता है ये। यूपी में क्या, हर जगह ही चलता होगा कि अगर किसी भी एसेट को आपको बेचनी है तो उसको एकदम डेंटिंग पेंटिंग करा के, अंदर से वो एकदम खोखली है लेकिन ऊपर से उसको एकदम रेडी करा के दुल्हन की तरह कि भाई लो, ये बहुत अच्छी है, तो खरीदने वाले भी बेवकूफ है, खरीद लेते हैं। तो कैरिंग वैल्यू क्या होता है बच्चों? बुक वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपकी कैरिंग वैल्यू हो जाती है। इंपेयरमेंट लॉस माइनस करने के बाद तो एक्चुअल कैरिंग वैल्यू आती है, क्योंकि यहाँ तक तो वैल्यू ऑलरेडी चली आ रही है, उसके बाद ही तो अपने को इंपेयरमेंट लॉस माइनस करना है, और वो कब होता है? जब आपकी कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था बच्चों, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज हायर, आपको लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम द असेट, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों लेंगे। मतलब उस असेट्स को यूज करने से आपको जो कमाई हो रही है और उस कमाई करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हो, वो दोनों नेट लोगे आप, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है मैंने। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालने का तरीका। फेयर वैल्यू मतलब वो पूरा इंपेयरमेंट का ही क्वेश्चन कराया था आपको। ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? अच्छा, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, माय गॉड, सही है। इतना पढ़ लिया है क्या हम लोगों ने? अच्छा, ये डिविडेंड वाला भी पढ़ लिया, इंडिकेशन भी पढ़ लिया है। अच्छा, चलो आ जाओ इंडिकेशन भी। तो आ जाओ, देखो ये मैंने बताया था कि देखो, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट कब करना पड़ेगा? एंट्री साल एस एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड वेदर देयर एन इंडिकेशन एग्जिस्ट। मतलब हर साल आपको ये देखना पड़ेगा क्या कोई इंडिकेशन है कि आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए जाना है। लेकिन इसके कुछ तीन एक्सेप्शन थे कि भाई आपको इंडिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको इंडिकेशन का वेट ही नहीं करना है, आपको तो करना ही करना है। जैसे कौन कौन से ऐसे एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स जो कि नॉट अवेलेबल फॉर यूज है, मतलब हेल्ड फॉर यूज नहीं है, डिस्कार्डेड है। इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडिफाइनाइट यूजफुल लाइफ और गुडविल एक्वायरिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये तीनों एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बुक्स में जब के जब एक्वायर तब से पड़े हुए हैं, उसमें ना तो आप उसका वो कर रहे हो, अमोर्टाइजेशन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो बस ऐसी ही पड़ी हुई है। तो ये केवल आपके बुक्स को ओवरफ्लो करती है, तो इसको हर साल आपको बिना किसी इंडिकेशन के आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करना ही करना है। ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई इम्पेयरमेंट हर साल उसी समय करना चाहिए, सेम टाइम। अगर आपने जनवरी में किया है तो अगले साल भी जनवरी में ही करो, अगर आप मार्च में करते हो तो अगले साल मार्च में करो। सर हमें दिसंबर में हमें ऐसा लगा कि हमारी असर जल गई है, हमें इस समय इम्पेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है, तो आप उस समय भी कर सकते हो, लेकिन मार्च में तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम एनुअल टेस्ट यू हैव टू टेस्ट इम्पेयरमेंट, यू हैव टू गो फॉर इम्पेयरमेंट और इफ एनी इंडिकेशन एग्जिस्ट एट दैट पीरियड। ठीक है बच्चों। हर असेट्स का, जिस असेट्स की लाइफ अलग अलग होती है उसको अलग अलग आप कर सकते हो, डिफरेंट इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट डिफरेंट टाइप। ठीक है बच्चों। कुछ मैंने आपको बता रहा सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है, इंटरनल सोर्स है, बहुत आग लग गई या आप ऐसे तरीके से यूज कर रहे हो या खर्च ज्यादा हो रहा है या इनकम कम हो रहा है, तो ये सारी चीजें थी। और डिविडेंड, ये तो सबसे मस्त पॉइंट था, डिविडेंड फ्रॉम जॉइंट होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडीज में क्या था, मैंने आपको बताया था, पहला तो आपको उतना डिविडेंड दे रहा है जितना उसकी खुद की अदर कंपनी ओसीआई है ही नहीं, गल्ला में पैसा ही नहीं है और वो डिविडेंड दे रहा है आपको। और दूसरा, आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके खुद की पूरी नेटवर्थ जो है कम है उससे। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और उस बिजनेस की जो संपत्ति है टोटल वैल्यू वो 50,000 है। तो दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ से अपने को पढ़ना है बच्चों। ठीक है। यहाँ से अपने को पढ़ना है बच्चों। आज क्वेश्चन कराऊंगा कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, देखो बच्चों एमसीक्यू है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो और बहुत पानी की तरह समझ में आएगा यार। एक एक पॉइंट को मैंने छाट छाट के लिखा हुआ है बुक में से, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, सब बहुत अच्छे से होगा। चल रहा है ना, मुझे ये देखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि चल तो रहा है, रुक तो नहीं गया। ओके सर। देखो क्या लिखा है, व्हेन चेंजेस इन आरओआई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंडिकेट फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट। मतलब
मतलब जो वैल्यू इन यूज आप निकालते हैं, याद है ना, वैल्यू इन यूज आप निकालते हैं, पूरा कैश फ्लो आप लेते हैं, 1 2 3 4 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं आप, उसका प्रेजेंट वैल्यू आप फैक्टर निकालते हो सबका सबका, और फिर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। तो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर ले रहे हो उसके बारे में बोल रहा है कि अगर इसमें 10 से अगर आपका 12 हो गया, या 10 से अगर आपका 8 हो गया, अगर इसमें चेंजेस हो रहा है तो ये इंडिकेशन नहीं है इम्पेयरमेंट टेस्ट का। सर आप क्या बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है तो क्यों नहीं इम्पेयरमेंट होगा, जबकि उसी पे तो बेस है वैल्यू नहीं जो हमारा। बच्चों सुनो तो मेरी बात, आपने निकाला है 10% ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका वैल्यू यूज है, लेकिन कब ऐसा, ऐसा तब होगा बच्चों जब 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया है शॉर्ट टर्म का, और असेट्स की जो लाइफ है वो आपकी लॉन्ग टर्म है। तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो चेंज हो रहा है, मतलब या मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है शॉर्ट टर्म का, आपने जो लेके किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेके किया हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं, अगर आपने दोनों सेम रहेगा तो ही जाके आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अरे यार आपकी जैसे सपोज दैट एग्जांपल आपने लिया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आपने लिया, या कोई लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेते हैं, कोई प्लांट एंड मशीन, हैवी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी लाइफ जो है 50 साल है, तो आपने 50 साल वाला ही आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया है। तो अगर कोई 5 साल वाला डिस्काउंटिंग रेट अगर आपका चेंज हो रहा है तो उससे आपको क्या मतलब है, वो आपका उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपका कोई इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं बताता है। तो देखो क्या लिखा है, देखो देखो देखो, इफ इफ ROI used for calculating value in use is unlikely to be affected, example short term interest rate increase whereas assets have long term life। मतलब बच्चों ये बोल रहा है कि जो आपने आरओआई लिया है, जो आरओआई लिया है वो इफेक्ट नहीं होगा, अनलाइकली टू बी अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, जबकि हमने असेट्स की हमारी जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म है। ओके, इफ डिस्काउंटिंग रेट यूज फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू न्यूज इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, चलो मान लेते होगा, अफेक्ट होगा, बट नो मटेरियल इंपेयरमेंट लॉस, कोई मटेरियल इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, केवल 10 रुपए 20 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस होगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक एक रुपए की अकाउंटिंग करते हैं, अरे ठीक है भैया, एक एक रुपए की अकाउंटिंग करना, लेकिन मटेरियलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। आपको मालूम है ना, हंड्रेड्स में बैलेंस शीट बनते हैं आप, और वो मैंडेटरी भी है कंपनी की बैलेंस शीट बनाना। यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन हंड्रेड्स, you cannot make it actual, मतलब इन रुपीज तो एज इट इज। कंपैरिजन नाम की भी कोई चीज होती है भाई साहब, बात समझ रहे हो, थोड़ा ऊपर उठो। तो मेटरलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। फ्यूचर कैश फ्लो इज गोइंग टू इंक्रीज, देखो पहला पॉइंट वो था, लेकिन मैंने वो नहीं बताया, पहले मैंने आपको बताया कि मटेरियल इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। मेटरलिटी मतलब मटेरियल का मतलब क्या है, बेटे मतलब करोड़ों में बिजनेस है और आप 10 रुपए के लिए परेशान हो रहे हो, तो ऐसा नहीं सर, परेशान तो होना चाहिए सर, एक एक रुपए के लिए क्या बात कर रहे हो आप। अरे ठीक है बच्चों, लेकिन मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई काम करेंगे ना आप, 10 रुपए के चक्कर में आप जो करोड़ों को इग्नोर कर रहे हो, आप उसी पे ध्यान दे रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो इज गोइंग टू इंक्रीज, अब एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा डिस्काउंट है, लेकिन हमारी जो है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, कैश फ्लो और ज्यादा कम आएगा। कैश फ्लो बढ़ने वाला है, मतलब एक घटा तो ठीक है, मतलब बहुत तेज मारेगा, अरे यार 10 से 15% हो गया, तो अभी क्या होगा, कमी आएगा, तो लेकिन कैश फ्लो हमारा बढ़ने वाला है। बात समझ रहे हो आप, ठीक है बच्चों, चलो सर ये हो गया हमारा पॉइंट। अब आ जाते हैं सर आउट ऑफ स्कोप क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे कवर नहीं होता। अरे बच्चों जो कहीं और कवर होता है वो काय को यहाँ कवर होगा, जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए कौन सा है बच्चों, इंड एस 2। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसके लिए कौन सा 115। डीटीए, डीटीए इसके लिए कौन सा है बच्चों, इंड एस 12। टैक्सेस ऑन इनकम, असेट्स अराइजिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, आपका ये है इंड एस 15, और आपका है 19 रिटायरमेंट बेनिफिट, उसी में पढ़ाई एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब 15 मान लो, 15 में पढ़ाया गया है, तो 15 में हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एसेट 41, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 105, फाइनेंशियल एसेट 109, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 106।
तो बच्चों जो ऑलरेडी कहीं कवर है वो मैं हम लोग यहाँ पे उसको डील नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट आपको अलग से पढ़ाई गई है। जैसे मान लो हम लोगों ने बायोलॉजिकल लेसन में 41 में हम लोगों ने पढ़ा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे अपनी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ही होती है। तो जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही आपकी अकाउंटिंग होती है तो वहाँ पे इम्पेयरमेंट का प्रश्न कहाँ से उठता है, तुम बताओ। हर बार आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हो रही है। यहाँ पे तो जब आप दो में जब आप अकाउंटिंग करते हो इन्वेंट्री का, तो यहाँ पे याद है आप इम्पेयरमेंट मतलब उसका प्रोविजन भी बुक करते हो अगर लॉस होता है तो। प्रोविजन प्रोविजन बुक करते हो इंडेक्स 2 में पढ़ाया था मैंने आपको। तो चलो आ जाओ, अब आते हैं फेयर वैल्यू और वैल्यू न्यूज होता क्या है सर। फेयर वैल्यू वैल्यू न्यूज होता क्या है? तो फेयर वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, प्राइस टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर लायबिलिटी। ट्रांसफर लायबिलिटी जैसे एग्जांपल लिख लो यहाँ पे बाइक का चालान, ठीक है, बाइक चालान। कॉस्ट टू सेल इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ असेट्स बिकॉज आर क्या लिखा है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट आर प्री टैक्स। देखो क्या लिखा है कि सर कॉस्ट टू सेल क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। मतलब उसको आप बेचोगे तो ये खर्चा होगा, नहीं बेचोगे तो ये खर्च नहीं होंगे। एग्जांपल लीगल कॉस्ट, मतलब अगर आप उसको सेल करते हो, किसी एसेट्स को आप सेल करते हो तो उसकी ओनरशिप आप ट्रांसफर कर रहे हो, या आपको लीगली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नहीं है ऑयल रिग का, मैं बताता हूँ आपको कि जहां आप लगाते हो वो पूरा जगह खराब हो जाता है तो आपको उसको ठीक करना होता है। सेल नहीं कर रहे हो लेकिन आप उसको लायबिलिटी तो है आपकी, आपको उसको भी तो बियर करना ही पड़ेगा ना। स्टैम्प ड्यूटी, सर खरीदने पे तो खरीदने वाला स्टैम्प ड्यूटी देता है। अरे एज एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर ये मांडोली हुई कि बायर सेलर दे रहा है स्टैम्प ड्यूटी, तो उस केस में यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द असेट्स, ऑयल रिग इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, ऑयल रिग। कॉस्ट टू ब्रिंग एन असेट्स इनटू कंडीशन फॉर इट सेल, दुल्हन। क्या बना रहा है तू, उसको दुल्हन बना रहा है, दुल्हन बना के बेच रहा है। दादी अम्मा है उसको दुल्हन बना के बेच रहा है, समझ रहे हो, डेंटिंग बेंडिंग करा के उसको कर रहा है। तो मतलब वो सारे खर्चे बच्चों जो कि डायरेक्टली उससे रिलेटेड होते हैं, आप समझ रहे हो। चलो सर, क्वेश्चन में दिखा रहेगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में आपको यही तो एनालाइज करना है कि ये क्या सेल से रिलेटेड है या नहीं है। अब आ जाओ सर, वैल्यू न्यूज क्या होता है। वैल्यू न्यूज, अरे वही कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो इनफ्लो दोनों। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम एन असेट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम द असेट्स, मतलब उस असेट्स से आपको भविष्य में कितनी पैसा मिलेगा उसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू, आज अगर वो वैल्यू मिलती तो क्या होता। तो ये दो डिसीजन डिपेंड ऑन टू डिसीजन, पहला एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग रेट। अब देखो बच्चों, अभी हम लोग ना यहाँ से कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, मतलब कैश फ्लो पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंडिया 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स को डील करता है। तो मैं अभी जो है डायरेक्ट ये छोड़ रहा हूँ, अभी ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है, छोड़ रहा हूँ अभी, छोड़ रहा हूँ बाद में नहीं, मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है मैं छोड़ रहा हूँ सर, आप नहीं पढ़ाएंगे, अरे ऐसा मैंने कहाँ कहा। यहाँ से मैं वेट, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ वेट, ठीक है, यहाँ से वेट, यहाँ से लेके जाओ यहाँ यहाँ यहाँ, ये कॉन्सेप्ट अभी रुक जाओ, ये अभी ना, ये अभी रुक जाओ, अभी अभी मैं आपको मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ। आ जाओ यहाँ तक, रुक जाओ अभी रुक जाओ। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर फेयर वैल्यू वैल्यू न्यूज और ये सब क्या होते हैं, और कैश फ्लो निकालना, कैश ये पूरा जो था ना ये कैश फ्लो निकालने पे था, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैश फ्लो वाला कैसे कैलकुलेशन होता है। पहले आपको ये मुझे बताना है कि जो हमारी इम्पेयरमेंट है उसका इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होता है। वो मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया, वैल्यू न्यूज फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल ये सारे करा दिया। अब इसके बाद है
कि इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मतलब उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। और याद है मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको बोला कि फिर से इसको ऐश्वर्या बना दो, फिर से अगर वो ऐश्वर्या बन गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, और बढ़ने के बाद अगर उसका इम्पेयरमेंट लॉस जो आपने पहले बुक कर दिया है, हाय मेरी टूटी किस्मत, इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, अगर वो इम्पेयरमेंट लॉस अब एग्जिस्ट नहीं करता है, उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। और ये कैसे करना होगा आइए देखते हैं इसी शो पे। ठीक है, ऐसे मैं चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों एकदम भारी टॉपिक है। अरे इजी है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत भारी है। बहुत 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 प्यार से समझाऊंगा, इतने प्यार से ना लगेगा कि एकदम कमाल है सर, कमाल है, कमाल है सर। देखो क्या लिखा है, देखो देखो देखो, देखो ध्यान से देखना, हाँ, ध्यान से देखो। इम्पेयरमेंट लॉस, assets is carried, इम्पेयरमेंट लॉस ना, ये मुझे लग रहा है ना ये ऊपर होना चाहिए था। ये जो यहाँ पे लिखा है ना assets is carried at revalued amount, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा। हम्म। देखो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, assets is carried at revalued amount, whether assets is carried at revalued amount, no। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि क्या वो assets ऑलरेडी रीवैल्यूड अमाउंट पे है। सर मतलब मैं नहीं समझा, मतलब आपने उसका पहले इम्पेयरमेंट नहीं किया है, उसकी वैल्यू को बढ़ाई है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया हो, असेट्स की वैल्यू को आपने बढ़ाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। याद करो, इंडियस 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 16 मैंने आपको बताया था, कॉस्ट मॉडल रिवॉल्यूशन मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल में आप अपवर्ड रिवॉल्यूशन भी कर सकते हो। तो क्या आपने पहले कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व बनाया है, इसको हिंदी में लिखो, हिंदी में अगर लिखना चाहो कि क्या कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व बना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एसेट्स को रिवैल्यूड किया है। ओके सर। नो हमने नहीं किया है, जो है वो चला आ रहा है। ओके सर। तो अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। कहां चार्ज होगा, पीएल में जाएगा। अगर हाँ हुआ है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने उस एसेट्स की वैल्यू को पहले बढ़ाई हुई है, तो अभी वो वैल्यू घट रही है। अच्छा, तो आपने जब बढ़ाई थी तो आपने एक रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया है, अननेसेसरी का रिजर्व क्रिएट, गल्ला बना दिया है, रिजर्व क्रिएट किया है आपने। तो भाई अभी वैल्यू जो गिर रही है, तो पहले आप किससे घटाओगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व के घटाओगे। देखो अगर कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व है, यस, तो आप पहले उससे रिकॉग्नाइज तो रिवॉल्यूशन रिजर्व, फिर उसके बाद बैलेंस आपका जाएगा पीएनएल से। सर 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 हमें एक चीज बता दो सर। सर अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत भारी है, क्योंकि ये पहले पॉइंट पे ही रिलेट करता है, बहुत ही मस्त पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस जो हो रहा है वो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट से ज्यादा चला गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आ जाओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो असेट्स की बुक वैल्यू है 100, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट जो है इसकी कितनी आ रही है सर, रिकवरेबल अमाउंट इसकी कितनी आ रही है, मान लो सर रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है सर। कितना रिकवरेबल अमाउंट, -10 कहूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन कभी कभी किसी दशा में
आपका इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट से कम हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है लेकिन बहुत कम होता है। और ये बोल रहा है कि अगर आपका इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट देन इट शैल रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी आल्सो। सर ये कब होता है? जब आपको कोई लायबिलिटी का डिस्चार्ज करना पड़ जाता है जिससे आपकी रिकवरेबल अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो उस केस में आप प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि आपको उसको पे करना है। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊं, सबसे बेस्ट एग्जांपल था क्योंकि किसी की बाइक बाइक पे ही ज्यादा ध्यान जा रहा है मुझे। बाइक थी, बाइक बहुत सेकंड हैंड पुरानी हो गई है, 10,000 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, उस पे चालान 25,000 का है। बाइक की कैरिंग अमाउंट मान लो, कैरिंग अमाउंट भी आपने 10,000 दिखाई है और 10,000 रुपये आपको वो दिख रही है उसकी वो मार्केट वैल्यू। ठीक है, चालान उस पे जो है आपको दिखा रहा है कितना, चालान उसकी दिख रही है मान लो 25,000 रुपये। अब आप ये बताओ, अब आप क्या करोगे? अब आप बताओ, 10,000 तो आपके कैरिंग अमाउंट है, आपके बुक्स में 10,000 रुपये चली आ रही है, मार्केट वैल्यू उसकी 10 ही हजार रुपये है। मतलब आपको उसको बेचने में, अब कैरिंग अमाउंट मान लो 10,000 है, मार्केट वैल्यू भी आपको 10 ही हजार रुपये है, लेकिन इसमें चालान भी 25,000 का है। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगा? यहाँ पे एक लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा 25,000 का। ये मस्त पॉइंट था। फिर आगे ये भी अच्छा पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, इफ ओनली इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड, if only impairment, I'm sorry, if only impairment loss is recognized, any related DTA DTL shall be determined by रिवाइज करेंगे अमाउंट। इफ एनी होगा यहाँ पे, ओ माय गॉड डीजे वाले ये सब ना परेशान कर दे रहे हैं। इफ एनी इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड तो एनी डीटीए डीटीएल शैल बी डिटरमाइंड बाय रिवाइज कैरिंग अमाउंट। याद करो डीटीए और डीटीएल आप कैसे बनाते थे, वहां पे असेट से रिलेटेड भी डीटीए और डीटीएल बनता था। आप एसएलएम लगा रहे हो, इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी लगा रहा है, तो उस केस में याद है आप क्या करते थे? आप जो है डीटीए डीटीएल का कैलकुलेशन करते थे, सॉरी, डीटीए डीटीएल का कैलकुलेशन करते थे ना। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैंने एएस के वीडियो, सॉरी, एएस के वीडियो AS22 जाके देख लो, बहुत प्यार से मैंने पढ़ाया है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग इंडियस 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 12 पढ़ेंगे, टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो ये डीटीए डीटीएल वाला तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ही आपको बहुत मजे से। तो ये तो आपको क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बोला पहले कि सर अगर पहले आपने उसके वैल्यू को बढ़ाया है तो अगर बाद में इम्पेयरमेंट हो रहा है तो हम पहले वहाँ चार्ज करेंगे रिवॉल्यूशन सरप्लस से, फिर उसके बाद पीएनएल में अगर कम पड़ रहा है असर्ट्स की वैल्यू तो हम प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं है तो पीएनएल में जाएगा। मेरे को जो चीज़ आपको पढ़ानी है वो ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये आप लोगों ने पढ़ के आया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मस्त टॉपिक है। ठीक है, आ जाओ ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना कि मजा आ जाएगा आपको। सीजीयू तो हो सकता है इसी क्लास में शुरू हो, लेकिन हम लोग ये टॉपिक तो पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे मैं, अरे यार इसमें क्या ही पढ़ाया मैं आपको, यहाँ पे रोक के बस इतना ही बताया ना। इसमें देखो मैंने यही बताया सबसे पहले कि अगर आपकी असेट रिवैल्यूड अमाउंट पे चल रही है तो पहले इम्पेयरमेंट लॉस अगर होता है तो हम पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद पीएनएल को से सेट ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चों अगर आपकी कैरिंग अमाउंट कम पड़ रही है तो हम प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला कि डीटीए डीटीएल भी रिवाइज्ड होगा, बस इतना ही बताया ना। अब जो रिवर्सल, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर से ऐश्वर्या आ गई,
असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो उस केस में एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू असेट्स एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेशन है क्या दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज अर्लियर मे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आपने इम्पेयरमेंट लॉस किया है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि असेट्स की वैल्यू उतने से बढ़ गई, मतलब बड़ी एक तरीके से, तो वो लॉस एग्जिस्ट नहीं करती, और डिक्रीज मतलब जितना आपने इम्पेयरमेंट लॉस किया हुआ है वो अब गिर गई। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गई सर। फिर लिखा है an impairment loss recognized in prior period for an asset shall be reversed if and only if, वाह क्या लिखा है, if and only if कभी तभी रिवर्स होगा, there has been change in estimates used to determine assets recoverable amount since last impairment loss recognized, मतलब estimates में change होगा, estimates का change होगा तभी जाके हम क्या करेंगे, impairment loss का रिवर्सल करेंगे। ऐसा यहाँ क्यों कह रहा है? ये बहुत ही मस्त बात बोल रहा है ये, मस्त प्लान है इसका एकदम। ये ऐसा एस्टिमेट्स मतलब क्या होता है, जो आप कैश फ्लो ले रहे हो, जो आप डिस्काउंटिंग रेट ले रहे हो, ये सर ये वैल्यू इन यूज का जो बेस है आपका, वैल्यू इन यूज कैसे निकलता है? अरे बच्चों, कैश फ्लो लेते हैं, डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, इन दोनों की वजह से जो चेंजेस हो रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उनकी वजह से चेंजेस हो रहा है, मतलब कॉस्ट टू सेल में चेंज हो रहा है, फेयर वैल्यू में चेंजेस हो रहा है उनकी वजह से। एस्टिमेट्स, फेयर वैल्यू जस्ट एस्टिमेट्स अजम्पशन। अब बात मेरी समझ रहे हो? ये सीधा सीधा एक चीज बोल रहा है, नॉट ओनली बिकॉज पासेज ऑफ टाइम, यहाँ लिखो नॉट ओनली बिकॉज पासेस ऑफ टाइम, केवल समय के बीतने के वजह से हम रिवर्सल नहीं करेंगे। आओ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं कह रहा हूं ना वो आपको मैं समझा दे रहा हूं, देखो सुनो। मान लो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को केवल समझने पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। जैसे मान लो कैरिंग अमाउंट है आपका 10,000 रुपए, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको दिया हुआ है 8,000 रुपए, ठीक है, और आपकी वैल्यू कैश फ्लो दिया हुआ है, या मान लो अभी क्या, नहीं मान लो कैश फ्लो दिया हुआ है एक, हाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दिया हुआ है 500, यहाँ पे दिया हुआ है 800, यहाँ पे दिया हुआ है 900, यहाँ पे दिया हुआ है 1,000, और यहाँ पे 1,500, ठीक है, 10% से आपको निकालना है, तो 0.909 हो जाएगा, 0.826 हो जाएगा, फिर आगे कहाँ गया कैलकुलेटर, वेयर इज कैलकुलेटर? देखो जो समझा रहा हूँ वो समझो, बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ आपको, सब लोग नहीं बताता। क्या बात कर रहे हैं सर, सब बताते हैं, अच्छा ठीक है मैं भी बता रहा हूँ, और देखो 751.683.620, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर ये आपका आ गया 931, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सर 683, है ना, फिर 500 मल्टीप्लाई बाई 0.909, तो ये हो जाएगा आपका 4, अरे मेरे भाई क्या हो गया, 454, मान लो इसको 455 ले लेते हैं, और 800 मल्टीप्लाई बाई 0.826, 660, 900 मल्टीप्लाई बाई 0.751, जो बता रहा हूँ वो बहुत कमाल की चीज है, देखो समझो बात को भी। 676, अब जोड़ लेते हैं सब, 676 प्लस 455 प्लस 660 प्लस 683 प्लस 931, है ना, ये आपका आ गया कितना, ये आपका टोटल आ गया, ये अगर टोटल आप हमने किया है, हमें कुछ एग्जांपल में चेंज करना होगा, एक सेकंड, ये टोटल, टोटल हमारा कितना आ गया 3405, ठीक है, ये इतना आ गया, एग्जांपल में हमें चेंज करना ही पड़ेगा अदरवाइज जो है नहीं होगा। ये कॉस्ट टू सेल जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस्ट टू सेल हमने मान लो लिखा हुआ है 3,000 रुपये। अब आप एक बात बताओ,
अब एक बात बताओ, इन दोनों में से जो हायर होता है वही लेते हो आप। तो हायर तो हमारा 3405 है। तो अब आप 10,000 से है ना, और इसकी लाइफ लाइफ मान लो 10 साल थी। लाइफ 10 ईयर्स। ठीक है, ये आप मान लो 5 साल थी, 5 साल मान लेते हैं। लाइफ इसकी सर कितनी है, 5 ईयर। तो आपने क्या किया, आपने एट द एंड ऑफ द ईयर है वो, ठीक है, अभी 5 साल लाइफ बची है। ठीक है। अब 10,000 थी। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई सर, 3405 हो गई। तो आपकी इम्पेयरमेंट लॉस कितनी हो गई सर, -10,000 कर लो। तो सर आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 6595। मतलब सर आपने इतना इम्पेयरमेंट लॉस कर दिया, 6595 आपने इम्पेयरमेंट लॉस दिखा दिया। ठीक है सर। अगले साल क्या हुआ, अगले साल, अगले साल अब आपकी वैल्यू तो 3405 हो गई है, क्योंकि अब तो यही वैल्यू हो गई ना। अब अगले साल 3405 डिवाइड बाई, अब कितने साल बची है, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एट द एंड ऑफ ईयर हूँ, मैं 5 साल मान के चल रहा हूँ। ये अभी भी 5 साल लाइफ बाकी है। अरे नहीं समझे क्या, अरे यार, मतलब अभी भी चलो ये रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, 5 साल बाकी है। अब 3405, ठीक है, 3405 डिवाइड बाई 5, सर कितना होगा 681। तो 681 उस साल का डिप्रीशिएशन माइनस कर लिया हम लोगों ने। माइनस कितना हो जाएगा सर, क्या हो गया ये, 3405 माइनस 681, तो सर ये हो गया 2724। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ, अब तुमने फिर से कैश फ्लो निकाला, तुमने फिर से अपने ये निकाला सेम बेसिस पे। मतलब ये अब यहां से तुमने निकाला, तुम बस क्या ले रहे हो, तुम बस ये ले रहे हो, देखो, तुम बस 660 ले रहे हो, 676 ले रहे हो, 683 ले रहे हो, 931 ले रहे हो। तो देखो कितना आ रहा है, मतलब मैं कहूँ कि 3405 में से आप माइनस कर लें 455। तो सर कितना आ रहा है, सर कितना आ रहा है, 2950 आ रहा है। सर इतना केवल लेने पे, केवल इतना हम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 2950 आ रहा है। हमारी वैल्यू कितनी है, 2724। हमारी वैल्यू है 2724, और वैल्यू न्यूज कितनी हो गई 2950। मान लो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल 2800 रुपये आ रहा है। ये दोनों में से जो हायर है वो तो 2950 है। तो क्या अब हम इसका रिवर्सल करेंगे, एसेट्स की वैल्यू तो हमारे हिसाब से बढ़ गई, करना चाहिए, अब तुम बताओ, तुम खुद देखो ना, नहीं तुम खुद देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू तो बढ़ी ना, 2724 से वो वैल्यू 2950 हो गई। तो क्या 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 2724 घटा लेते हैं। ओ माय गॉड, 2724 कैसे घटेगा, पता नहीं कैसे घटेगा। तो सर क्या 226 से आपको वैल्यू बढ़ानी चाहिए। आप जो इंपेयरमेंट लॉस पहले आपने कितने का इंपेयरमेंट लॉस, 6595 का इंपेयरमेंट लॉस आपने जो बुक किया है, उसमें से आप 226 रुपया और जोड़ो। भाई मतलब जोड़ो का मतलब उसको रिवर्स करो, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ जा रही है। तो यहीं पे ये प्रश्न ये बोल रहा है कि केवल पासेज ऑफ टाइम की वजह से हम लोग रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं करते। इतना आपको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल ये करवाना पड़ा, समझ में आ रहा है। अरे यार वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर उस पर अप्लाई होता रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तुम बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल पूरा एग्जांपल देके बताया कि जस्ट बिकॉज पासेज ऑफ टाइम की वजह से आपका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता है। ओके सर, समझ गया सर हम। आज जो देख लो सब ठीक है। दर्द है यार, दर्द, बहुत बड़ा दर्द है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको। हम्म। देखो जैसे ये मैंने आपको बताया ना, इसमें एक चीज और आप एक एक तरीके से और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, जैसे जैसे नहीं होता है वो प्रोविजनिंग आप करते हो तो हर साल उसमें इंटरेस्ट जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, तो वो तो ऐड होगी ना बच्चों, बात समझ रहे हैं। जैसे लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट आप जोड़ते रहते हो वो वैल्यू बढ़ेगी। तो दैट इज नॉट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये, तो चलो आ जाओ।
कब कब मानेंगे कि हाँ भाई रिवर्सल है? एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट्स क्या क्या है? वैल्यू इन यूज टू टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। मतलब पहले आपने जो रिकवरेबल रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? अरे यार बताओ, तुम ही बताओ। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? सर वैल्यू इन यूज लेते हैं और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता है, विच एवर इज हायर लेते हैं। पहले आप वैल्यू इन दोनों में से हायर आपने निकाला। मान लो ये 1000 आया। अरे यार तुम लोग को क्या क्या बताया, ये 1000 आया, ये 900 आया। तो आपने किस पे वैल्यू किया? आपने 1000 पे वैल्यू किया। फिर आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के क्या हुआ? ये आपका 1000 है, ये आपका 1500 हो गया। तो आप किस पे वैल्यू कीजिएगा? 1500 पे ना कीजिएगा। तो वही वो बोल रहा है कि वैल्यू इन यूज पे हो रहा था, अब किस पे हो रहा है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हो रहा है। या पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हो रहा था, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हो रहा था, मतलब जो भी वैल्यूएशन में ज्यादा आया, अब जो है हमारा वैल्यू इन यूज पे हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इन दोनों रीजन की वजह से अगर ऐसा होता है तो वाइस वर्ला सरला, ये क्या है? वाइस वर्सा। अरे डीजे वाले भैया, टाइपिंग वाले, समझ में आया? ठीक है, ओके। If recoverable amount based on value in use, then changes in amount or time or changes in discounting rate. सर वैल्यू इन यूज कैसे निकलता है? सर हम लोग कैश फ्लो निकाल रहे हैं, कैश फ्लो में चेंज हो जा रहा है। 5 साल के बजाय आप 4 साल कंसिडर कर रहे हो, 5 साल की बजाय आप 10 साल कंसिडर कर रहे हो। आपको मैंने पहले भी बताया कि 5 साल से ज्यादा तभी आप लोगे जब अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट जजमेंट इस पे है तो। अदरवाइज आप 5 साल ही लेंगे तो मतलब या तो अमाउंट चेंज हो रहा है, या तो आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है, या तो आपका डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो ही मानेंगे कि चेंजेस एस्टिमेट है। इफ रिकवरेबल अमाउंट बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, अच्छा मतलब रिकवरेबल अमाउंट मतलब दोनों में से जो हायर था वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल था। देन चेंजेस इन कंपोनेंट ऑफ आइटम कंसीडर फॉर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओ माय गॉड, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाला है, तो कॉस्ट टू सेल में जो जो आइटम जाता है वो उसमें चेंजेस हो गया, कमीशन का रेट चेंज हो गया, चेंजेस इन कमीशन। फेयर वैल्यू में चेंज हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये उसकी बात कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल है। देखो ये जो मैंने अगला पॉइंट आपको बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट रिवर्स जस्ट बिकॉज पासेज ऑफ टाइम ड्यू टू अनवाइंडिंग कॉस्ट। केवल समय के बीतने से हमारा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होता है सर। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। समझ में आया ये जो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा है? ठीक है। अरे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक चुन चुन के, कुछ भी नहीं छोड़ दिया ना तो तुम कहना। बस बस मेरे पास ना बस एक एक टॉपिक और बचा है, बस वो पढ़ लो बस। बस बस ये पढ़ लो। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। सर अब मत पढ़ाइए, आप पहले क्वेश्चन करा दीजिए। ऐसा है क्या? क्वेश्चन करा दूं? जैसा तुम लोग बोलो मुझसे मैं वैसा कर दूंगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीना है मुझे, तो 1 सेकंड में पानी पी लूं? पी लूं? रुक जाओ, मैं यहाँ पे इसको पॉज करूंगा। करूं? सब कुछ ठीक है? तुरंत ही आया हूँ, ऐसा मत सोचना कि सर एक दिन बाद आप वापस जो है आप कहीं चले गए थे। ऐसा है वैसा है, कुछ ऐसा है वैसा है नहीं है बच्चों। तुरंत आया हूँ आपकी सेवा में, आपको पढ़ाने के लिए। मेरे को बच्चे वहां से, महाराज से बहुत प्यार है बच्चों का। थैंक यू सो मच बच्चों। आपके मैसेजेस मुझे आते हैं, आप क्वेरी करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी जो भी रहा करे आप मुझसे पूछा करो, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। किसी बच्चों को बिजनेस कॉम्बिनेशन की क्लास चाहिए थी,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लास चाहिए थी उसको, बिजनेस कॉम्बिनेशन की 110 या ऐसा था, कंसोलिडेशन की क्लास चाहिए थी, तो उसने मुझे मैसेज किया था। तो मैंने बोला था कि ठीक है बच्चों, जल्द ही आएगी वो क्लास, वो भी मैं अपलोड करूंगा जल्द से जल्द। पूरा पूरा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो मुझे मैसेज वैसेज किया करो आप लोग, करते हैं तो बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छे तो हैं ही। ठीक है, तो आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कब कब आप इम्पेयरमेंट लॉस करोगे, इंडिकेशन, इंडिकेशन कब कब होगा कि आप इम्पेयरमेंट लॉस आपको करना है। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कब कब आपने जो इम्पेयरमेंट लॉस किया हुआ है उसको रिवर्स करो, उल्टा करो, उल्टा उल्टा चलो, उल्टा उल्टा, इधर वापस वापस चलो, वापस वापस, कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका भी तो इंडिकेशन होगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा। पहले आ जाओ इंटरनल इंडिकेशन देखते हैं। क्या? परफॉर्मेंस बढ़ गई, असेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उसका यूज करना का तरीका बदला होगा, या शुरू शुरू में, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल वो है कि कार ले लो, कार है, कार की या कार या बाइक ले लो। पहले शुरू शुरू में वो एवरेज बहुत कम देती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो थोड़ा फ्लो में आती है तो एवरेज उसकी उठती है, फिर उसके बाद भयंकर गिरती है। तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो कुछ एविडेंस ऐसे कि भाई परफॉर्मेंस बेटर है, या और विल बेटर, मतलब एविडेंस है कि बेटर हो चुकी है भी, और बेहतर हो जाएगी। एविडेंस होना चाहिए, केवल थॉट नहीं। फेवरेबल इफेक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ एंटिटी, जैसे कॉस्ट इंक्रीज टू इंप्रूव एसेट्स परफॉर्म, मतलब कॉस्ट इंक्रीज, मतलब आपने क्या किया है, आपने कोई खर्च कर दिया है जिससे एसेट्स की परफॉर्मेंस बढ़ गई, अच्छी हो गई, इंप्रूव हो गई। जैसे अरे यार एग्जांपल लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ने आपने उसमें हार्ड डिस्क लगवा दिया तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, नहीं तो बहुत स्लो स्लो, बहुत ज्यादा लोड रहता है तो बहुत स्लो काम करती है। फिर उसके बाद चेंजेस इन लाइफ, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू, मतलब इन सारों चीजों में आपका लाइफ में चेंजेस हो गया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंजेस हो गया, और स्क्रैप वैल्यू में चेंजेस कर दिया आपने। अरे मतलब कर दिया नहीं, मेथड्स तो आप चेंज कर ही सकते हो, स्क्रैप में भी चेंजेस हो सकता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपको पता चलेगा कि इंटरनल इंडिकेशन भी होते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेशन कैसे हो सकते हैं? जैसे 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 असेट्स की वैल्यू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मतलब कैसे हो सकता है? मतलब कि आपकी मार्केट में कोई वैल्यू आपकी असेट्स की गिर गई है, मतलब यूज की वजह से आपने, या टाइम की वजह से ऐसा हो सकता है। माय गॉड, मेरा लग रहा है यहाँ पे लैग करेगा, चल रहा है सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। कट गया, ओके, चलो सही है ना, एक बार और देख लूं पहले मैं। ठीक है, चलो। दूसरा क्या है बच्चों? फेवरेबल इफेक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर के एक्शन से कैसे हमारी वैल्यू बढ़ सकती है। जैसे एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं बच्चों, कि टेक्नोलॉजी के चेंजेस से आपकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे 5G के आ जाने से, नेटवर्क इम्प्रूव हो जाने से, आजकल हर लोग यूट्यूब चला रहे हैं, तो उन लोग की अर्निंग बढ़ गई। पहले कहाँ इतना नेट होता था, नहीं होते थे, तो इतनी अर्निंग नहीं होती थी। और तो ये तो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन, लीगल इन्वायरमेंट, मार्केट, मार्केट तो बच्चों ट्रेंडी, ट्रेंड से ले लो। पहले लोग ऐसे, अरे एग्जांपल सबसे बेस्ट दे रहा हूँ मैं,
पहले वो जीन्स देखते थे आप, पहले नैरो होते थे, अभी क्या है कि वो एकदम बेल बॉटम टाइप चल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। लीगल इन्वायरमेंट की वजह से वैल्यू बढ़ गई। लीगल इन्वायरमेंट मतलब जैसे क्या हुआ कि आपकी वैल्यू थी, अभी क्या हो गया कि बच्चों वहां से ब्रिज बन गए, ब्रिज बनने से आपकी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मुझे याद आया, बिहार में क्या हुआ था, पता ही है आप लोगों को, अगर नहीं पता मैं बता रहा हूँ। बिहार में एक जगह थी, मुझे जगह का नाम नहीं याद है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने वहां पे नदी थी, तो उन लोगों ने एक जो है झूठ मूठ का कोई पुल बनाने का वो ये अफवाह फैलाया कि वहां पे पुल बनने वाली है, और जानबूझ के डेलिबरेटली उन्होंने सोची समझी साजिश है वहां के लोगों ने कि भाई यहाँ पे ब्रिज बनने वाली है, ऐसा वैसा कह के, और अपनी अपनी जमीनें सारी बेच दी बढ़े हुए वैल्यू पे, और बाद में पता चला कि भाई वो पुल वहां पे ऐसा कोई लीगल नहीं था कि वहां पे बढ़ने वाली है, तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि वैल्यू उसको बेच दिया। तो भाई बिहारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट में आपको बता रहा था कि जैसे वहां से कोई नोटिफिकेशन आ गया, वो रोड बनने वाले हैं या नेशनल हाईवे बनने वाले हैं, या जैसे मैं बनारस में जहाँ रहता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जब बिल्डिंग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब जगह को मतलब आप समझो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा जब रेनोवेट होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उस समय भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो लीगल मार्केट इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी की वजह से भी चीज़ें होती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इससे भी पहले आपको बढ़े हुए, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना आपका कैश फ्लो कम आएगा, जितना कम लोगे उतना ज़्यादा आएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या लिखा है कि मेथड्स क्या होंगे, बस यही, बस छोटा सा पॉइंट ये पढ़ लो, फिर उसके बाद एक बार मैं देख लूँ, बीच में इंटरप्ट हो गया था, आई एम सॉरी। सब कुछ ठीक है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हम्म, चल रही है, ठीक है। ओह शिट, कैमरा हिल गया क्या? जस्ट वेट। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है, सुनो, आई एम सॉरी। चलो, तो देखो, हम लोग को बस ये पढ़ लूँ बस मैं। देखो क्या लिखा है कि कैसे आप रिवर्सल करोगे। तो देखो, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ रिवर्सल गेन, पहले निकालो कि आपको गेन कितने का हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ रिवर्सल गेन इफ नो सच इम्पेयरमेंट लॉस बुक्ड। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया, ये बोल रहा है कि मतलब मतलब वो बोल रहा है कि आप अपनी असेट्स की वैल्यू आज के डेट में निकालो। आज के डेट में आप कह रहे हो कि इसकी जो आपने पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है अब वो बढ़ गई है, मतलब अब मतलब वो इम्पेयरमेंट लॉस अब नहीं रही है, अब वैल्यू बढ़ रही है, आप ऐसा कह रहे हो। तो ये कह रहा है कि पहले आप वो वैल्यू निकालो कि अगर मान लो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं होता तो वो वैल्यू कितनी आके चल रही होती, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, बोला मैक्सिमम रिवर्सल लॉस विल बी स्टेप टू, मतलब ये जो स्टेप टू है वो माइनस कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ रिवर्सल के, मतलब आज के डेट में जो आपने इंपेयरमेंट लॉस करके जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू, और जो ओरिजिनल होती वो वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस है मैक्सिमम उतना ही होता, उससे ज्यादा नहीं होता। उससे ज्यादा आप पीएनएल में नहीं डालते, उससे ज्यादा आप कहां डालते हैं, रिवर्सल अमाउंट फर्स्ट चार्ज टू पीएनएल देन रिवॉल्यूशन रिजर्व थ्रू ओसीआई, उससे ज्यादा आप रिवर्सल नहीं कर सकते हैं, उसके ज्यादा आप केवल क्या होगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। बात समझ रहे हो आप? रिवॉल्यूशन रिजर्व देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम रिवॉल्यूशन ऑफ लॉस जो आप पीएनएल में डाले हो, तो भाई पीएनएल में वापस कितना कर सकते हो, जितना अगर वो नहीं होता ये सब पंचायत तो। अभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा ना, अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको, इतना मजा आएगा ना, आपको इतना मजा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा अच्छा, देखो पहले और जो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे आपका,
ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सब आपके। इंस्टीट्यूट आपके साथ तो थोड़ा बहुत खेल खेलता ही है, क्वेश्चन हटा देता है और फिर जो उसको एडिशनल क्वेश्चन में डाल देता है, आरटीपी में डाल देता है। जब तक बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे खुल जाओ भाई, जो होता है ना बस्कर भाई। अरे नहीं बोल रहा हूँ, डिलीट होना चाहते हो क्या यहाँ से? देखा, ये डर मुझे अच्छा लगा। ओ माय गॉड, लेट्स चेक, एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है ना भाई? ओके भाई, ठीक है। सर आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, तुम लोग बताओ कैसे हो? ठीक हो? अच्छे हो? कोई प्रॉब्लम? नहीं? थोड़ी अंदर की बातें कर लिया जाए। हम्म, चलो, जो बातें करनी थी वो हो गई। सर क्या कर रहे हैं आप? अरे जिसे करनी थी वो बात तो हो ही गई भाई। मैं और कैमरा, बस, तन्हाई। कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये अभी किसी का कॉपी वॉपी नहीं आया, ये मैं शुरू से बोलता हूँ। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल 1, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैविंग इनडिफाइनेड यूजफुल लाइफ। ओह सर, इनडिफाइनेड यूजफुल लाइफ, सर इनडिफाइनेड यूजफुल लाइफ, सर ये तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बोल रहा है। सर इंटेंजिबल एसेट्स को तो उसको हम लोगों ने कुछ पढ़ा है क्या, कि सर इसका इम्पेयरमेंट हर साल करेंगे, चाहे इंडिकेशन हो या ही ना हो। अच्छा, और अगर सर इंडिकेशन होता है तो भी करेंगे? हर साल तो करेंगे, हर साल उसी साल करेंगे, लेकिन अगर इंडिकेशन हो गया तो भी करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट पूरा याद है यार। हैज बीन टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1-2, दैट इज अप्रैल से जून का क्वार्टर, यानी अप्रैल से जून क्वार्टर में उसको किया गया है, तो भाई हर साल उसी पे करो। Impairment testing on such assets need to be mandatory done in the same time framework first time of financial year 2-3। दूसरे साल भी आपको उसी पीरियड में करना चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहा है? अरे बच्चों, ताकि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हो, वो कंपैरेटिवली बनाते हो ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो इस बार आप अप्रैल जून में कर रहे हो और अगले साल आप क्या करो, अक्टूबर से दिसंबर वाले में कर रहे हो, तो कंपैरिजन कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए सेम टाइम आपको करना पड़ेगा। सपोज देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट इन थर्ड क्वार्टर, तो अगर थर्ड क्वार्टर में भी इंडिकेशन है तो आप कंपनी नीड टू बी इम्पेयरमेंट टेस्ट इन थर्ड क्वार्टर अपार्ट फ्रॉम मैंडेटरी एनुअल रिव्यू। एनुअली तो करना ही करना है, उसके अलावा फिर से आप थर्ड क्वार्टर में करिए। सर समझ गए हम लोग, बिल्कुल समझ गए सर। हर साल जिस समय कर रहे हैं उस समय तो करेंगे ही, अगर इंडिकेशन लग रहा है तो उस समय भी हम लोग कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, आ जाओ। ये यार इतना सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मून लिमिटेड एज एन 31 मार्च 2001 को 300 लाख, उसके कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है। कैरिंग अमाउंट क्या होता है सर? बुक वैल्यू लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस, ये होता है। तो इंपेयरमेंट लॉस तो अभी देख रहे हैं ना। कैरिंग अमाउंट दिया हुआ 300, एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यू इन यूज 250 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू लेस 238 लाख। तो आप बता सकते हो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
विच वन इज हायर। तो वैल्यू न्यूज कितना लिखा हुआ है सर, वैल्यू न्यूज लिखा हुआ है 250। फेवरेट कॉस्ट टू सेल कितना लिखा हुआ है 238। दोनों में से हायर कौन सा है सर 250, तो आप 250 कंसीडर करोगे। कैरिंग अमाउंट कितना है सर 300। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर 250। तो 50 का आपका क्या हो गया सर इम्पेयरमेंट लॉस हो गया सर। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, 50 का आपका क्या हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन योर रिकवरेबल अमाउंट, तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा। कैरिंग अमाउंट ज्यादा, रिकवरेबल उतनी औकात नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो 50 का आपका इम्पेयरमेंट लॉस आप बुक करोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज अब मैं आपको ये करना चाह एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो जैसे मान लो अब उसकी लाइफ, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जैसे 300 थी, 250 रिकवरेबल अमाउंट, तो 50 आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 250। अब जो भी कैलकुलेशन होगा आगे डेप्रिसिएशन वगैरह, जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो 250 पे करना है। अब आप 300 को भूल जाओ। ठीक है, याद है मैंने आपको इंडियस 8 पढ़ाया है, आपको इंडियस 10 भी पढ़ाया है आपको। तो उसमें मैंने यही बोला कि पीछे जो हुआ भूल जाओ, आगे जो होना है, जितनी लाइफ बची है वो देखो। जैसे मान लो उसकी लाइफ 5 साल थी, 1 साल बीत गई, तो अब आगे 4 साल ही बची है। अब 250 डिवाइड बाई 4 साल, 4 ईयर्स, 250 डिवाइड बाई 4 ईयर्स। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके सर समझ रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इतने क्वेश्चन करेंगे ना पूछो नहीं। एडिशनल क्वेश्चन भी निकाल के लाया हूँ आपके लिए, जो इंस्टीट्यूट ने एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से हटा के एडिशनल डाल दिया है, तो उसको लग रहा है कि अपने को पता नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब दे। वेनस इंडिया लिमिटेड इज रिव्यूइंग वन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट फॉर इम्पेयरमेंट। अच्छा, वो अपनी किसी बिजनेस सेगमेंट को इम्पेयरमेंट कर रही है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ इट नेट एसेट्स 40 मिलियन। 40 मिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। 40 मिलियन इज इक्वल टू 400 lakhs। 400 lakhs is equal to 4 करोड़। 4 करोड़ 40 मिलियन। ठीक है, द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स इज 40 मिलियन। मैनेजमेंट हैज प्रोड्यूस टू कंप्यूटेशन फॉर वैल्यू इन यूज ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। अच्छा, दो कंप्यूटेशन वो निकाल के आया है, वैल्यू इन यूज दो तरीके से निकाल के लाया है। अगेन डिस्टर्बिंग हो रहा है। अब जो भी फोन कर रहा है ना उसका वॉट लगेगा। वेट ए सेकेंड। हाँ तो अच्छे से वॉट लगा दिया हमने। ठीक है, जो भी कॉल कर रहा था, चलो आ जाओ। हाँ तो देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वो वैल्यू न्यूज दो तरीके से निकाला है अपने बिजनेस सेगमेंट का। द फर्स्ट वैल्यू न्यूज 36 मिलियन एक्सक्लूड द बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो बोल रहा है कि 36 मिलियन हमारा आया है। कितना आया है सर 36 मिलियन आया है, लेकिन हमने फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन को क्या किया है एक्सक्लूड किया है। तो बच्चों एक बात के लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने अभी ना वो कॉन्सेप्ट छुड़वाया है आपको, मैं इसलिए फिर आपको बता दे रहा हूँ, अभी बीच में आ गया तो देखो। कैश फ्लो आप क्या मैं आपकी समझ से पूछ रहा हूँ, आप बताओ कि कैश फ्लो जो आप ले रहे हो कि आप इतना पैसा कमाओगे उस मशीन से, तो आप प्रेजेंट मशीन को देख के लोगे ना, कि आप भविष्य में आप उसमें कोई मोटा खर्च करा के उसकी वैल्यू को इंप्रूव कर दो। सॉरी, इंप्रूव कर दो ऐसा खर्च लोगे। ऐसी चीजें नहीं ना लोगे कि फ्यूचर में हम, जैसे मान लो आपने शोरूम है, आप फ्यूचर में हम क्या करेंगे बगल वाले का भी जमीन लेके इसको बड़ा करा देंगे और हमें ज्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं ना कर सकते। अभी आप मान लो होटल चला रहे हो, होटल है 20 कमरे हैं आपके, बगल वाला लेके आप जो है उसमें और रेवेन्यू आपकी बढ़ जाएगी। अरे यार फ्यूचर में तुम जो भी करो उससे क्या मतलब है, हम तो करंट के हिसाब से देखेंगे ना। तो फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सक्लूड ही किया जाता है। तो ये सही है 36 मिलियन। बट द सेकंड वैल्यू क्या बोल रहा है, बट द सेकंड वैल्यू but the second value of 44 million include the benefit to be derived from the future reorganization। मतलब भविष्य की ये ले रहा है कि हम भविष्य में ऐसी चीजें कर लेंगे। अरे भाई उससे हमको क्या मतलब है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। अभी बोल रहा है कि देयर इज नॉट एन एक्टिव मार्केट फॉर द सेल ऑफ बिजनेस सेगमेंट, तो उसके लिए कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रहा है। तो ठीक है वो जीरो मान लेते हैं, विच वर इज हायर, तो हमारा क्या होगा 36 मिलियन ही होगा।
36 मिलियन ही लेंगे, 40 मिलियन 36 मिलियन, तो 4 मिलियन का हमारा क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखो इम्पेयरमेंट विल बी 4 मिलियन। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल सी चीज थी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, बहुत सिंपल था। फ्यूचर की चीजों को आप नहीं एस्टिमेट कर सकते हो। अरे यार तुम होटल चला रहे हो, तुम अभी तुम्हारे पास 20 कमरे हैं, तुम देख रहे हो हाँ बगल वाले का होटल भी मैं आगे जाके खरीद लूंगा तो मेरे 20 से 40 कमरे हो जाएंगे। अबे भाई तुम आगे की चीजों को क्यों देख रहे हो? जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके सर, क्यों गुस्सा आ रहे हैं सर? ये तो होमवर्क ले लो यार, ये तो क्या है, अभी बच्चों वाला क्वेश्चन है, होमवर्क ले सकते हो तुम। सर होमवर्क होमवर्क मत दीजिए, करा दीजिए, बता दे रहे हैं। करा रहा हूँ करा रहा हूँ, पहले देख लो सब कुछ ठीक है ना। देखना पड़ता है मेरे भाई, देखना पड़ता है, नहीं तो इतना दिक्कत हो जाता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। देखते देखते हम लोग जो है 10 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 10 टॉपिक। अब इसके बाद ना कोई भारी टॉपिक उठाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इजी इजी टॉपिक पढ़ गए हैं। सोच रहा हूँ या तो मैं वो मतलब भारी टॉपिक, आप मुझे कमेंट करो कि सर कौन सा पढ़ाऊँ। कमेंट करोगे तो ही अगला टॉपिक वो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अपने मन से पढ़ाऊंगा। देखो भारी टॉपिक है 116, मतलब मस्त टॉपिक है लीज, वो पढ़ाऊं। 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 110 कंसोलिडेशन, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, 16 है, 103 है, यही बड़े बड़े टॉपिक है। हाँ, 102 तो सिंपल है, 33 भी सिंपल है, ईपीएस वगैरह। हाँ, और आपका 109 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लोग जो भी आपको पढ़ना होगा, ये सारे भारी भारी टॉपिक है, नहीं तो मैं जो अपने मन से मुझे उठाना होगा मैं वो उठाऊंगा, जो और सारे इंडिया से वो पढ़ाऊंगा। अगर मुझे जो आप लोग कमेंट करोगे कि बच्चों सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मेरी मर्जी। चलो, Jupiter Limited give the following estimate of cash flow relating to property, plant and equipment as on 31st March 2004, discounting rate 15%। अच्छा ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कैश फ्लो दे रहा है, डिस्काउंटिंग रेट 15% दे रहा है। 4 5 5 6 6 7 8 8 9 5 साल, 2000 3000 3000 4000 2000 और ये 500, ये भी 9 में है, ये भी 9 में है। तो एक चीज याद रखना, ये भी 9 की बात कर रहा है, ये भी 9 की बात कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे 2500 हो गया। अरे यार उसी साल का है ना, तो दोनों जोड़ के करेंगे ना। फिर क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2001 को। अच्छा 2001 में परचेज किया था क्या? अच्छा 20,000 का उस समय था, लेकिन हम तो 2004 में हैं। अरे यार ये एक से दो पे आया, फिर तीन पे आया, फिर चार पे आया, हम तो चार में हैं, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। ठीक है सर, फिर क्या बोला है, यूजफुल लाइफ 8 साल है, रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ ईयर 500 लाख। अच्छा ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 10,000, ये भी दिया हुआ है। Calculate impairment loss if any on the property plant and equipment, also calculate revised amount और revised depreciation amount। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालूं, सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ। अरे यार ये तो हद ही हो गई यार। हाँ, परेशान करके रख दिया यार। अच्छे से क्लास लगानी होगी क्या? इसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा यार। ओ माय गॉड।
चलो आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ 2004 था ना। हाँ, 2004। परचेज अमाउंट, सर परचेज अमाउंट कितना था सर? 10,000 रुपये। लाइफ कितना है सर? लाइफ तो हमारा 8 साल, 8 ईयर्स। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सर लाइफ इतनी है और रेसिडुअल वैल्यू भी थी ना इसके 500। वो सब सारे लाख में चल रहे थे ना। 10,000, नहीं 20,000 है, 8 साल है, 500 लाख है। ये 20,000 है, माई मिस्टेक। 20,000 है, 500 डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर? 20,000 माइनस 500, माइनस 500 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाई कितने साल का? तो सर ये कब परचेज किया इसने? परचेज किया आपका 2001। तो सर 2001 से 2, ये हो गया 1, फिर 3, यहाँ से हो गया 2, फिर 4, यहाँ से हो गया 3, 3 साल का। तो सर ये कितना आ जाएगा सर? अरे कहाँ गया कैलकुलेटर? आ जाओ। तो 20,000 माइनस 500, 19,500 डिवाइड बाई 8, 8 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाई 3। तो सर ये आ गया आपका। हाँ, तो हाँ सही है ना यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। फिर से देखो, 19,500 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3। हाँ तो सर डिप्रीशिएशन आ गया सर 7312.5, ये हो गया डिप्रीशिएशन। तो सर हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? माइनस 20,000 कर लें सर, तो सर आपका 12,687.5, ये हो गया सर। कैरिंग अमाउंट निकल गया सर। अभी क्या है? अभी वो आपको निकालना है वैल्यू इन यूज। तो आ जाओ सर, वैल्यू इन यूज भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज एट द एंड ऑफ ईयर 4। सर ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% था ना सर? सर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल ही था ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4 और 25। अरे सर 25 कैसे? अरे यार 2,000 वो, 500 वो स्क्रैप वैल्यू। और ये भाई साहब ये भी चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर क्या लिख रहे हो। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% था, 15% है। बच्चों बुक में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं क्यों करा रहा हूँ? तुम्हें मालूम है क्यों करा रहा हूँ? सर आप मत कराइए, ठीक है मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन देख लो। 869, 756, 0.65, 657, 0.571, 0.49497, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 2,500, तो ये हो गया 1243.869 मल्टीप्लाई बाई 2,000, ये हो गया 1738। 3,000 मल्टीप्लाई बाई 0.756, 2268, फिर अगेन 3,000 मल्टीप्लाई बाई 0.657, तो ये हो गया 1971। सर 4,000 मल्टीप्लाई 0.571, सर 2284। सर ये जोड़ लीजिए सर, 2284 हो गया, 1243 हो गया,
1738 हो गया, 2268 हो गया, 1971 हो गया, तो सर 9504 हो गया सर। अच्छा तो सर आपकी ये हो गई वैल्यू न्यूज। और सर फेयर वैल्यू लेस को रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? रिकवर फेयर वैल्यू कितना था सर? फेयर वैल्यू 10,000। ठीक है सर, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। तो सर आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको कितना दिया हुआ है सर? 10,000। सर आपका वैल्यू इन यूज कितना आ गया सर? 9504। विच वन इज हायर, कौन सा होगा सर? तो आपका 10,000 होगा। ठीक है, तो हायर जो है हमारा वो हमारा 10,000 है। तो सर अब हम कंपैरिजन कैसे करें सर? कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो सर आपका इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आएगा सर? इम्पेयरमेंट लॉस, सर कैरिंग अमाउंट कितना था सर? कैरिंग अमाउंट हमारा कितना आया सर? 12,687.5। 12,687.5। और सर रिकवरेबल अमाउंट कितना आ गया सर? 10,000। तो सर हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया सर? ये माइनस हो जाएगा, तो सर कितना हो जाएगा? 2,687.50, ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब सर ये अभी आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, तो 10,000 अब ये आपका एज ऑन वैल्यू हो गया ना, एज ऑन 31 मार्च 2004। 2004 ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? अब आप मुझे एक बार बताओ। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज वो बोला है ना, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो अब आप मुझे एक बार बताओ, अब तो 4 अब 5 हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू कैरिंग वैल्यू कितनी है? कैरिंग वैल्यू आपकी 10,000 है। लाइफ कितनी बची है? कितनी बची है? 8 साल थे, 3 साल बीत गए, तो अभी तो लाइफ 5 साल ही बचे हैं ना, 5 ईयर। तो सर आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? बताओ, 10,000 डिवाइड बाई 5 कर लूँ? नहीं, अभी आपका उसमें क्या था? आपका एक स्क्रैप वैल्यू भी था, स्क्रैप तो सेम है ना 500, वो भी तो आएगा। तो डेप्रिसिएशन देखो 10,000 माइन पेन बैटरी लो, ओके, नो इशू, हम लोग उसको देखेंगे। 10,000 माइनस माइनस 500 डिवाइड बाई 5 ईयर, तो 1 साल का ही डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यानी बच्चों कितना हो जाएगा ये? हाँ, अब पहले 8 साल थी ना, रियल इट वाज 8 ईयर, 3 ईयर्स हैज बीन पास्ड, तो 9,500 डिवाइड बाई 5। तो सर अब आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 1,900। तो सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी सर? रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी सर एट द एंड ऑफ 5? तो सर 10,000 माइनस 1,900, तो सर 8,100 सर। ये बैलेंस लाइफ है, बैलेंस लाइफ। 8 में से 3 माइनस हो गया, तो सर 5 साल बचा सर। आज वो देख लेते हैं, आपको जो पढ़ा दिया वो सब सही पढ़ा है ना, कि आपको कुछ गलत वलत भी पढ़ा दिया? 1,900 रुपया रिवाइज डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रहा है हम लोग का। कितना आ रहा है? हम लोग का भी 1,900 रुपया आ रहा है। हम लोग का इम्पेयरमेंट लॉस 2,687 आ रहा है। इनका कितना आ रहा था भाई? 2,687। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत वो तो बताओ मुझे। ये मैंने चालू किया कि नहीं रिकॉर्डिंग यार? हाँ, चल रहा है, 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 चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। सॉरी सॉरी जी, तुमको लिखना है लिख लो। अरे होल्ड करके लिख लो यार, इतना क्या है।
मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होते और मैं नहीं देखता, पता है ना आपको। हाँ सर पता है, कितना आप भी भाव खाते हैं सर। अरे यार, बोलो भी ना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे प्यारे बच्चे सारे फटाफट क्वेश्चन कर ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं ना। अब तुम लोग टैलेंटेड हो, इतने टैलेंटेड हो कि मैं क्या बताऊं। चलो, तीसरा हो गया। अरे ये क्या तुम लोग से पूछ लेता है यार, ये सब क्वेश्चन, ये सब तो बुक से ही हटा देना चाहिए। अभी मजबूरी है, आ जाओ। मार्स लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इज हैविंग अ फाइनेंस फर्नेस विच इज कैरिड इन बैलेंस शीट 31 मार्च 2001, 250 लाख। उसकी कोई एसेट्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हैविंग अ फर्नेस, फर्नेस है उसके पास, तो उसकी वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 250 लाख। एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यू न्यूज ऑन फेयर वैल्यू, वैल्यू न्यूज एंड फेयर वैल्यू दोनों 250 लाख है। यहाँ पे आप खेल जाओगे। वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू दोनों 200 लाख है। बोला है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 13 लाख है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है? 13 लाख है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब एक बात बताओ, वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल क्या होता है? विचुअल इज हायर होता है। तो यहाँ पे तो 200 तो है ही, और हमारी कितनी है? 250 है, तो 50 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस बताओ। हम्म, ना, याद करो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता है। तो यानी वैल्यू इन यूज बोला 200, हमने कहा ठीक है। फेयर वैल्यू बोला 200, हमने कहा वो भी ठीक है, लेकिन इसमें से कॉस्ट टू सेल तो घटाओ 13 लाख का। डेट इज कितना हो जाएगा सर? ये 13 लाख घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100, सॉरी, हाँ 187 हो जाएगा। तो अब किससे कंपैरिजन होगा? 200 और 187 दोनों में कंपैरिजन होगा, विच एवर इज हायर दैट इज 200। सर आया तो वही ना, अरे बच्चों फंस जाओगे, इसीलिए ध्यान से, एकदम ठीक है, खुश रहो, हंसी मजाक करते रहो, लेकिन ध्यान से। ठीक है। चलो। हम्म, ये मस्त क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पता चलेगा आप लोगों ने एएस 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 AS 22 को कितना ध्यान से पढ़ा है। टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, डीटीए डीटीएल कितना क्लियर है, सब इधर समझ में आएगा। आ जाओ। पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। सन लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफिएबल असेट्स विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000, रिकवरेबल अमाउंट 650, 1000 कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट 650। वो ये नहीं कह रहा है वैल्यू न्यूज निकालो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालो। सॉरी, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, वो आपको निकाल के दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। तो 350 का आपका क्या हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, देयर इज अ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 350। ठीक है। द टैक्स बेस ऑफ द असेट्स इज, टैक्स बेस ऑफ द असेट्स इज 800। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप जो असेट्स की वैल्यू 1000 लाते थे, लेकिन टैक्स वो बोलता था असेट्स की वैल्यू 800 है। 200 का टाइमिंग डिफरेंस वो बोल रहा है। इम्पेयरमेंट लॉस और नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पस। इम्पेयरमेंट लॉस तो डिडक्टिबल नहीं होता है। आइडेंटिफाइड इंपैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन डिफर्ड टैक्स असेट्स। अब तुम मुझे एक बार बताओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो तुम समझो। पहले 1000 था और टैक्स बेस का असेट 800 था, तो 200 का टाइमिंग डिफरेंस था। मतलब ये कैसे आया होगा? मतलब ये ऐसे आया होगा, आप डेप्रिसिएशन कम अलाउ कर रहे हो, टैक्स कह रहा है आप डेप्रिसिएशन ज्यादा ले लो, लेकिन आगे अलाउ नहीं करेंगे। अरे यार,
जो हमारा टाइमिंग डिफरेंस होता है वो रिवर्सिबल इन फ्यूचर होता है, आगे जाके वो सेम हो जाता है। तो वही डिफरेंस होता है ना, अभी ये बोल रहा है मतलब यहाँ आपने डेप्रिसिएशन को कम माइनस किया होगा तभी जाके 1,000 आ रहा है। टैक्स कह रहा है नहीं, आप ज्यादा ले लो, आप 10% डेप्रिसिएशन मत लो, आप 15% ले लो, तभी जाके ये डेप्रिसिएशन ये एसेट्स की वैल्यू 800 आ रही है। तब आपने क्या किया होगा, 200 का टाइमिंग डिफरेंस है, इस पे मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट से आपने क्या किया होगा, डिफॉल्ट टैक्स असेट बनाया कि लायबिलिटी, मैंने आपको बताया था बच्चों। जब आपका टैक्स ये बोले कि भाई अभी ले लो आगे नहीं दे रहा हूं, तो आपने डिफॉल्ट टैक्स लायबिलिटी बनाया होगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब आप कह रहे हो, अब देखो यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है, हाँ टैक्स रेट 30 दिया हुआ है, यानी कि इसका 30%, यानी आपने कितना बनाया होगा, 60 का डीटीएल बनाया होगा, प्रोविजन फॉर डीटीएल डेबिट, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीटीएल, ये बनाया होगा। अब क्या हुआ, अब भैया अब यह हो गया कि 650 हो गया, अब आपको कंपैरिजन किससे करना है, 650 और 800 से कंपैरिजन करना है। यानी अब क्या लग रहा है, आप डेप्रिसिएशन ज्यादा घटा रहे हो, उल्टा हो गया। आप मतलब है तो इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से ही, लेकिन आप ये क्या, आप उसको ट्रीटमेंट समझने के लिए कैसे समझोगे, आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा घटाई है, इनकम टैक्स कम, तो आपने जो इम्पेयरमेंट लॉस बनाया है उसको रिवर्स करो। कैसे रिवर्स करोगे, कितने का टाइमिंग डिफरेंस है, 150, 150 का 30% कितना हो गया सर, 45, 45 आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, क्योंकि आपने डीटीएल बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पे वैल्यू फिर से चेंज हो गई, तो अब क्या करोगे, आप इसको रिवर्स करोगे। सर हम डीटीए क्यों नहीं बोल रहे, डीटीए इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप उसको पहले डीटीएल बनाया है, डीटीए डीटीएल कैन नॉट बी सेम एग्जिस्ट, ठीक है, उसको आपको नेट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 45 को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफर्ड टैक्स असेट्स बनाना पड़ेगा माइनस में, यानी कि लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। पहले आपने डीटीएल बनाया हुआ था, देखो देखो कैरिंग अमाउंट 1,000 था, आप यहाँ पे कितना था भाई, 800 था, टैक्स बेस 800 बोल रहा था, डिफरेंस 200 था, हमने 200 का 30% निकाला, 60% हमने डीटीएल बना दिया, डीटीएल बना दिया ना पॉजिटिव में। फिर क्या हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 650, सॉरी मतलब 650 वैल्यू हो गई, तो 350 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो अब वैल्यू टैक्स बेस कितनी होगी, 800, तो 150 रुपए आप देखो हमारा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमें डीटीए बनाना पड़ेगा, डीटीए बनाना पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि 45 के हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, आपका जो आपने डीटीएल बनाया हुआ है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अरे यार अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, अब 650 से हो रहा है, तो अब ये मान के चलो, याद है मैं आपको बताता, अभी भी टैक्सेबल इनकम जाके पढ़ लो, या हम लोग अभी अगर नहीं समझ में आया तो कोई परेशान मत होना, मैं भी आपको आपका टैक्सेस ऑन इनकम पढ़ाऊंगा, इतना प्यार से पढ़ाऊंगा इंडियन टॉयल कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो यानी देखो इसमें देखना क्या है कि भविष्य में क्या होगा, जो अभी हो रहा है उसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब अभी तुमने डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू आ कैसे रही होगी, ये वैल्यू एज एग्जांपल मान लो कि आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा ली हुई है, टैक्स आपको कह रहा है कि हम अभी डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं देंगे, तभी तो वैल्यू कम आ रही है। डेप्रिसिएशन ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू कम आएगा, तो हम ज्यादा घटा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं घटा रहा, टैक्स बोल रहा है कि हम आगे देंगे आपको डेप्रिसिएशन का फायदा, तो आगे दोगे ना, तो यहाँ पे डिफर्ड टैक्स एसेट्स बनेगा। लेकिन ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे टैक्स ज्यादा दे रहा है, बोला अरे यार 10 क्या 15% लो, लेकिन आगे नहीं देगा, तो आगे तो आपको डीटीएल बनाना पड़ेगा, और इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको उसमें बताया भी हुआ है कि आगे सालों में जाके अगर आप वो चेक करोगे एवरेज, तो तीनों सालों में एक ही रेट लगा हुआ है। तो ये बस केवल मालूम है आपको, अकाउंटिंग ने अपनी कहते हैं ना ईगो फुलफिल करने के लिए लाई हुई है, तो वो वैसा था। ठीक है, तो ये तो सीजीयू पे क्वेश्चन, अभी सीजीयू मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। गुडविल आ गया क्या, ये रिवर्सल वाला पॉइंट आ गया, अरे मेरे से मजाक, डिलीट कर दूं क्या टॉपिक को, टॉपिक को नहीं, इस नोट्स को डिलीट करना पड़ेगा क्या, अरे बहुत सिंपल है यार ये सब कुछ।
ये देखो, बहुत सिंपल है। सिंपल है, आप इसको होमवर्क भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि आपने क्या पहले उस पे, आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई है क्या, पहले आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया है क्या। तो अगर आपने पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया है तो अगर अभी कोई इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है तो पहले उस गल्ले से यूज करो, बाद में बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस में डालना। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ असेट्स कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस, इट्स ट्रीटमेंट एंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन दोनों। ठीक है। कॉस्ट दे दिया हुआ है 56 लाख, लाइफ दे दिया हुआ है 10 साल, सैलवेज वैल्यू नील है। ठीक है। कैरिंग वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैरिंग वैल्यू मतलब उसकी कैरिंग वैल्यू आज की वैल्यू दिया हुआ है 27.30 लाख, रिमेनिंग लाइफ बोल रहा है 3 साल है। ठीक है सर। अच्छा। ओ माय गॉड, बहुत भारी बोल दिया ये। फिर क्या बोल रहा है, रिकवरेबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा ठीक है, 12 लाख। वो बोल रहा है कि सर 12 लाख हमारा रिकवरेबल अमाउंट था। ठीक है। और सर क्या हुआ, रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बोल रहा है 14 लाख का, आपने सब कुछ तो बोल दिया, 14 लाख आपने रिवैल्यू किया हुआ है। तो एक बात बोल रहे हैं यहाँ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको जीरो ही मान के चलेंगे। और अरे यार, रिकवरेबल अमाउंट जब भी बोल दिया तो दोनों का हायर लेके आया ना 12 लाख। तो कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी है भाई, कैरिंग अमाउंट, ये सब बिगनिंग की बातें हो रही है, बिगनिंग बिगनिंग। ठीक है, तो 27.30 हमारी जो है कैरिंग अमाउंट हो गई, कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी दे दिया, रिकवरेबल अमाउंट दे दिया 12 लाख। तो हमारी इम्पेयरमेंट लॉस कितनी हो गई, तो सर माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 0.30, साथ में हो गया 5, तो से गया एक, हाँ 15.30 लाख। हाँ ठीक है, 15.30 लाख हमारी क्या हो गई, इम्पेयरमेंट लॉस हो गई। अब वो बोल रहा है कि पिछले साल आपने 14 लाख का वो किया है, अपवर्ड रिवॉल्यूशन यानी रिवॉल्यूशन रिजर्व बनाया है। तो ठीक है, हम पहले इसको हटाएंगे 14 लाख का। तो 1.30 हम कहाँ कहाँ चार्ज करेंगे, ये आपको पीएनएल में इम्पेयरमेंट लॉस ट्रीट करेंगे, सिंपल। सर आगे आप हमारी कितनी लाइफ बची है, आगे देखो यूजफुल लाइफ बोला था 3 साल, हमारी वैल्यू कितनी हो गई अब, हमारी वैल्यू कितनी हो गई अब, कितनी हो गई, कितनी हो गई, कितनी हो गई, कितनी हो गई, अरे मुझे क्या मालूम सर, ये दिया तो हुआ है रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख। तो अब हमारी वैल्यू तो 12 लाख हो गई, 12 लाख हो गई ना सर। तो अब हम 12 को डिवाइड करेंगे कितने से, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारी रिवाइज डेप्रिसिएशन हो जाएगी 4, क्योंकि 4 साल ही, 3 साल ही, 4 साल ही बची है ना। हम्म, अच्छा वो, हाँ देखो 4 लाख रुपए, सिंपल था, सिंपल था, बस आप भूल जाओ। अब क्या, मतलब पहले क्या हुआ है, आगे अब देखो क्या बचा है। आगे 3 साल ही लाइफ बची थी ना, तो 3 साल ही, इस पार्ट का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं, तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अरे यार परेशान हो गया हूँ मैं, चलो बच्चों अब मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है, अब अच्छे से समझाता हूँ सबको, फिर जो है वोट लगाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी इसको यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है, बहुत फोन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।